अरस्तु के समय यूनान के राज्यों के स्वरूप और संविधानों में शीघ्र परिवर्तन होने लगे थे। यह अस्थिरता और नित्य नई परिवर्तनशीलता यूनानी राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी विशेषता बन चुकी थी। लगभग प्रत्येक नगर राज्य विभिन्न शासन प्रणालियों, राजतंत्र, धनिक तंत्र, जनतंत्र, निरंकुश तंत्र आदि में गुजर चुका था। अतः अरस्तु के लिए स्वाभाविक था कि राजनीतिक अस्थिरता के उपाय खोजता। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में क्रांतियों का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए इसके कारणों पर प्रकाश डाला और इसके समाधान के महत्वपूर्ण उपाय बताए। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। अरस्तु के अनुसार क्रांति का अर्थ। क्रांति संबंधी अरस्तु की धारणा वर्तमान क्रांति संबंधी धारणा से भिन्न है। अरस्तु के अनुसार क्रांति से तात्पर्य किसी विशेष युग और देश से संबंधित क्रांतियों से नहीं, वह क्रांति का अर्थ उस अर्थ में नहीं लेता जिस अर्थ में हम फ्रांस की, रूस की या इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति से लेते हैं। उसके मत में किसी राज्य में जनता या जनता के किसी भाग द्वारा सशस्त्र विद्रोह का नाम भी क्रांति नहीं है। उसके अनुसार क्रांति का अर्थ है संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन। यह आवश्यक नहीं है कि संविधान में पूर्णतः परिवर्तन होता है या आंशिक सशस्त्र होता है या बिना किसी विशेष घटना के। संविधान में पूर्ण परिवर्तन के परिणाम स्वरूप राज्य का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक स्वरूप पूर्णतः परिवर्तित हो जाता है। इसे हम पूर्ण क्रांति की संज्ञा दे सकते हैं। किंतु जब संविधान में परिवर्तन के फलस्वरूप उसके किसी एक भाग में या थोड़े बहुत भाग में परिवर्तन होता है तो इसे आंशिक क्रांति कहा जाना चाहिए। संविधान में परिवर्तन निर्वाचन द्वारा, धोखे से, सशस्त्र विद्रोह से अथवा अन्य रक्तहीन उपायों से भी हो सकता है। अरस्तु ने क्रांति के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए उसके निम्न प्रकार बताएं। पहला, आंशिक और पूर्ण क्रांति। यदि संपूर्ण संविधान बदल दिया जाता है तो वह पूर्ण क्रांति, और जब केवल कोई महत्वपूर्ण भाग बदला जाता है तो वह आंशिक क्रांति कहलाती है। दूसरा, रक्तपूर्ण और रक्तहीन क्रांति। सशस्त्र विद्रोह और रक्तपात किए बिना संविधान में परिवर्तन रक्तहीन क्रांति है, और सशस्त्र विद्रोह और रक्तपात द्वारा किया जाने वाला संविधान में परिवर्तन पूर्णतः रक्तपूर्ण क्रांति है। व्यक्तिगत और गैर व्यक्तिगत क्रांति। जब किसी विशेष महत्वपूर्ण व्यक्ति को हटाकर संविधान में परिवर्तन किया जाए तो व्यक्तिगत क्रांति कहलाएगी, किंतु शासक को बिना बदले संविधान में किया जाने वाला परिवर्तन गैर व्यक्ति क्रांति होगी। वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति। धनिक तंत्र या अन्य किसी वर्ग विशेष के विरुद्ध क्रांति करके किया जाने वाला संवैधानिक परिवर्तन इस प्रकार की क्रांति की कोटि में आएगा। वैचारिक क्रांति। जब किसी राज्य में कुछ वक्तागण अपने भाषणों या शब्द जाल द्वारा राज्य में क्रांति ला देते हैं तो इसे वैचारिक या वाग्वीरों की क्रांति कहा जाता है। अरस्तु के अनुसार क्रांति के कारण। अरस्तु ने क्रांतियों की चर्चा करते हुए 3 भागों में बांटा है। पहला है क्रांति के मूल कारण। अरस्तु क्रांति कारण समानता की भावना को मानता है। यह समानता 2 प्रकार की होती है। पहली संख्यात्मक समानता और दूसरी योग्यता संबंधी समानता। योग्यता संबंधी समानता में अरस्तु का अभिप्राय आनुपातिक समानता से है। अरस्तु का मत है कि सभी मनुष्य प्राय इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि निरपेक्ष न्याय, एब्सोल्यूट जस्टिस, योग्यता के अनुपात में होनी चाहिए, किंतु व्यवहारिक क्षेत्र में योग्यता के प्रश्न पर उनमें मतभेद होता है। वे सोचते हैं कि जब मनुष्य की दृष्टि से सभी समान है तो फिर अधिकारों, धन संपत्ति आदि में भी किसी प्रकार की विषमता नहीं होनी चाहिए। जनवर्ग सदा अपनी समानता की तुलना दूसरों से करता है। जब वह देखता है कि एक ही प्रकार से जन्म होने पर भी उसे कम अधिकार प्राप्त हैं तो उसमें असंतोष जागृत होता है, और यही असंतोष विकराल रूप धारण करके क्रांति के रूप में परिणत हो जाता है। अरस्तु समानता की इच्छा को राज्य के क्रांति का जन्मदाता होने के पक्ष में अनेक उदाहरण देते हैं। उसके अनुसार जनतंत्री डेमोक्रेट्स कहते हैं कि मनुष्य प्रकृति से ही स्वतंत्र उत्पन्न हुआ है, अतः राजनीतिक दृष्टि से उसे पूर्ण रूप से समान होना चाहिए। अयोग धनतंत्री कहते हैं कि व्यक्ति किसी विशेष बात से असमान है, अतः वे सभी बातों में असमान रहेंगे। अरस्तु के अनुसार समानता की इन विरोधी विचारधाराओं के संघर्ष से क्रांतियां जन्म लेती है। अधिकारों की विषमता समानता के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली जनता को सहन नहीं होती। विषमता का अंत करके समानता स्थापित करने की भावना से एक वर्ग दूसरे वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है। वास्तव में क्रांति का सबसे बड़ा कारण न्याय का एक एकांगी दूसरे दृष्टिकोण नहीं है। जब कभी जनता का कोई भाग यह अनुभव करता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है तो राज्य में क्रांति का बीजारोपण होता है। दूसरा, क्रांतियों के सामान्य कारण।
पहला, शासकों की धृष्टता और लाभ की लालसा। जब शासक या शासक वर्ग धृष्टावश जनहित की चिंता नहीं करता अथवा सार्वजनिक कल्याण की भावना को छोड़कर अपने घर भरने की फिक्र में लग जाता है तो जनता में उसके विरुद्ध असंतोष भड़क उठता है और उग्र होकर क्रांति का रूप धारण कर लेता है। दूसरा, सम्मान की लालसा। सम्मान पाने की इच्छा सभी को होती है, लेकिन जब शासक वर्ग किसी को अनुचित ढंग से सम्मान देता है या किसी को अनुचित ढंग से अपमानित करता है तो सैन्य सैन्य जनता के लिए शासक वर्ग का यह रवैया असह्य होता है और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाती है। तीसरा है श्रेष्ठता की भावना। जब समाज के कुछ लोग अन्य लोगों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तथा अपने धन और अपनी कुलीनता के आधार पर शासन को हथियाने का प्रयत्न करते हैं तो वे जनता में क्रांति के बीजों को बोते हैं। नेक्स्ट है घृणा और परस्पर विरोधी विचारधारा। घृणा और परस्पर विरोधी विचारधाराएं भी राज्य क्रांति को जन्म देती है। राज्य में जब एक वर्ग सत्ता को ग्रहण किए हुए रहता है तो दूसरा वर्ग उससे घृणा करने लगता है। जब यह घृणा पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो क्रांति उग्र रूप धारण कर लेती है। नेक्स्ट है भय। अरस्तु के अनुसार भय को दो प्रकार से व्यक्तियों को क्रांति के लिए बाध्य करता है। पहला, अपराधी दंड भय से बचने के लिए विरोध करते हैं। दूसरा, कुछ व्यक्तियों को यह भय होता है कि उनके साथ अन्याय होने वाला है, अतः इसके प्रतिकार स्वरूप विद्रोह कर बैठते हैं। कभी कभी यह भय भी अमुक वर्ग या अमुक दल द्वारा राज्य में क्रांति न हो जाए दूसरे वर्ग को क्रांति की प्रेरणा देता है। अविश्वास भय को जन्म देता है और भय क्रांति को। नेक्स्ट है द्वेष की भावना। राज्य अधिकारियों के परस्पर वैमनस्य के परिणाम स्वरूप भी क्रांतियों का जन्म होता है। उनके अशिष्ट व्यवहार और स्वार्थ साधन से पीड़ित होकर अपमानित होकर लोग विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते हैं। साथ ही पारस्परिक द्वेष भावना के कारण अधिकारी गण भी एक दूसरे के विरुद्ध क्रांति का बीजारोपण करने से नहीं चूकते हैं। नेक्स्ट है जातियों की विभिन्नता। अरस्तु के मत में क्रांति का एक कारण जातियों की विभिन्नता भी है। विभिन्न जातियों के लोग सरलता से राज्य के अनुकूल नहीं बनाए जा सकते। जाति विभिन्नता समाज में एकता की भावना का अभ्युदय नहीं करती है। इसके कारण राज्य में द्वेष, कलह, फूट आदि के बीज विद्यमान रहते हैं जो कभी कभी क्रांति को जन्म देते हैं। नेक्स्ट, राज्य के किसी अंग के अनुपात से अधिक असाधारण वृद्धि। यह भी क्रांति का एक मुख्य कारण है। यदि भौगोलिक अवस्था अच्छी होती है अथवा राज्य के किसी अंग, प्रदेश, वर्ग आदि में विशेष वृद्धि होती है तो उससे दूसरे प्रदेश या वर्गों में चिंता और द्वेष हो जाना स्वाभाविक है। इसका परिणाम कभी कभी क्रांति के रूप में सामने आता है। लोकतंत्र में निर्धनों की संख्या अधिक बढ़ जाने पर कालांतर में यह वर्ग अभाव, असंतोष आदि से ग्रसित होकर सत्तारूढ़ वर्ग के विरुद्ध विद्रोह कर बैठता है। नेक्स्ट है निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र। निर्वाचन संबंधी षड्यंत्र भी बड़े बड़े विस्फोट करते हैं। निर्वाचन संबंधी बुराइयों को समाप्त करने के लिए कभी कभी शासन के रूप को ही लोग बदल डालते हैं। नेक्स्ट है अल्प परिवर्तनों की अपेक्षा। राज्य क्रांति अल्प परिवर्तनों की उपेक्षा से भी होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, सभी वस्तुओं में परिवर्तन होता रहता है। हम या तो इन अल्प परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं या उनकी उपेक्षा करते हैं। कालांतर में यही क्रांति के कारण बन जाते हैं। नेक्स्ट है विदेशियों को आने की खुली छूट। जब राज्य अपनी स्थापना के समय या बाद में विदेशियों को बसने की आज्ञा देता है तो एक प्रकार से वह क्रांति का संकट आमंत्रित करता है। पारिवारिक विवाद, पारिवारिक संघर्ष भी क्रांति का सूत्रपात करते हैं। अनेक बार दो राजकुमारों के प्रणय या कहल क्रांति का कारण बन जाता है। नेक्स्ट है शासक वर्ग की असावधानी। कभी कभी शासक वर्ग की अज्ञानता और असावधानी के कारण राज विद्रोहियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। समय और अवसर पर ये व्यक्ति शासन का तख्ता उलट देते हैं। नेक्स्ट है मध्यम वर्ग का अभाव। मध्यम वर्ग समाज में संतुलन रखने में सहायक होता है। इसके अभाव में धनिकों और निर्धनों के मध्य खाई बहुत गहरी हो जाती है। अतः इस वर्ग की समाप्ति पर क्रांति शीघ्र संभव है। नेक्स्ट है शक्ति संतुलन। राज्य में परस्पर विरोधी वर्गों में शक्ति का संतुलन होना भी क्रांति को जन्म देता है। बहुधा निर्बल पक्ष सबल पक्ष के साथ लड़ाई मोल नहीं लेगा, लेकिन सम शक्ति संतुलन होने पर
दोनों को ही सफलता की संभावना रहती है और कोई भी एक पक्ष विद्रोह कर बैठता है। तीसरा है विभिन्न शासन प्रणालियों में क्रांति के कारण। एक तंत्र में क्रांति। एक तंत्र में क्रांति को जन्म देने वाले मुख्य कारण पारिवारिक कलह, पारस्परिक द्वेष भावना, घृणा, शासक द्वारा जनता पर अत्याचार आदि हैं। अत्यधिक सताए जाने पर जनता विद्रोह कर बैठती है। स्वेच्छाचारी राजतंत्र में शासक की निरंकुशता भी क्रांति का कारण बन जाती है। दूसरा है कुलीन तंत्र में क्रांति। इस शासन में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित होती है। सीमित लोगों को पद व प्रतिष्ठा की प्राप्ति और अन्य लोगों के प्रति शासकों की उपेक्षा तथा शासक वर्ग द्वारा धृष्टता का मार्ग ग्रहण करना आदि ऐसे कारण हैं जिससे जनता में असंतोष घर कर जाता है और संपूर्ण जनता या उसका कोई वर्ग क्रांति कर देता है। विभिन्न वर्गों में उचित सामंजस्य का अभाव ही कुलीन तंत्र की जड़ें खोदता है। तीसरा है प्रजातंत्र में क्रांति। प्रजातंत्र में लोक नेताओं की अधिकता के कारण क्रांति पैदा होती है। ये नेता निर्धनों का प्रतिनिधित्व लेकर धनी वर्ग के विरुद्ध जनमत स्थापित करते हैं। ये परिणामतः धनिक वर्ग क्रांति की शरण लेता है। कांस, रोड्स, मेघरा के नगर राज्यों में जनतंत्र के विनिष्ट होने का एक कारण यही था। जनतंत्र के इस कारण भी क्रांति होती है कि भाषणवीर सत्य असत्य का सहारा लेकर जनता को भड़काते हैं, अपने पक्ष में करते हैं और तब सत्ता हत्या कर तानाशाही के रास्ते पर चल पड़ते हैं। उच्च जनतंत्र में क्रांति उस समय होती है जब सब साधारण मनुष्य को शासकों के समान गुणी समझने लगते हैं। यदि अरस्तु द्वारा बतलाए गए क्रांति के उपरोक्त कारणों पर विचार करें तो हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि संसार की प्रत्येक क्रांति के पीछे अरस्तु द्वारा वर्णित कोई ना कोई कारण अवश्य ही रहा है। थैंक यू।